हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपकी पेपर 2 में एसएसटी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी एनसीईआरटी भूगोल में क्लास 7 की चैप्टर नंबर 3 को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से बहुत समय से जुड़े होंगे, पिछले साल जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा कि पिछले पेपर में हमारे चैनल से पेपर 2 स्पेशली पेपर 2 में कितने अच्छे हमारे रिजल्ट्स आए थे। पेपर 2 स्पेशली एसएसटी में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे और उसके स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाले गए थे, बच्चों ने उसके डाले थे। तो आपको हम फिर से वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, पेपर 1 की भी, और लगातार जुड़े रहेंगे अंतिम तक, तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल आपके संतोषजनक होंगे। आपने जितनी तैयारी की होगी आपको उससे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसी के साथ शुरू करते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो पहला पॉइंट बन गया, स्थलमंडलीय प्लेट किसे कहते हैं। तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, इसे ही स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की सतह परिवर्तन कब होता है, जब ये प्लेट गति करते हैं तब पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी को गति के इन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, और पृथ्वी की गति को हम इन बलों के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जिनके कारण से गतियाँ उत्पन्न होती हैं। अब देखते हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। यहाँ बल कर लीजिएगा, जो बल पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स या फिर अंतर्जनित, यहाँ अंतर्जनित कर लीजिएगा, अंतर्जनित फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो जो बल पृथ्वी की सतह के अंदर होते हैं उन्हें हम अंतर्जनिक अर्थात एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स कौन से होते हैं, बहिर्जनिक बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जनित बल को कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी अत्यधिक हानि होती है। तो अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन जो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी चीज़ें हैं वो क्या है कि पृथ्वी की सतह पर भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि अंतर्जनित पृथ्वी की गतियाँ को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल जो होता है और बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल में देख लीजिए अपर्दन और निक्षेपण आता है। बहिर्जनित बल में क्या आएगा, अपर्दन और निक्षेपण पृथ्वी की सतह पर होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के नीचे होता है, अंतर होता है। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल आते हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पटल विरूपणवत अर्थात पर्वत निर्माणकली बल, जो पर्वत आदि बनते हैं, जो 2 प्लेटों के टकराने से बनते हैं, वही पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। और बहिर्जनित बल आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर घटित होती हैं और इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। लेकिन बहिर्जनित बल पृथ्वी की सतह पर ही होते हैं और प्रभाव तो पड़ेगा ही पृथ्वी की सतह पे। तो ये होते हैं 2 बल, पृथ्वी की गतियाँ इन्हीं से डिसाइड होती हैं। आगे अगला पॉइंट था, भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। अब भूकंप के बारे में बताया गया था एनसीईआरटी में कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। तो भूपर पट्टी का वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ हुआ है, मतलब नीचे, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो मान लीजिए यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, लेकिन हम हैं यहाँ पे अभी, तो ये क्या कहलाएगा, उद्गम केंद्र कहलाएगा। और इसी पे हम परपेंडिकुलर डाल दें तो वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है, वो अधिकेंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो फिर से इमेज एक बार देख लीजिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, हम यहाँ पे हैं, ये हमारी सतह है, भूपर पट्टी है, ठीक है, ये भूपर पट्टी है। यहाँ पे मान लीजिए भूकंप, यहाँ पे जो प्लेटें हैं, प्लेटों के टकराने की वजह से भूकंप हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, उद्गम केंद्र हो जाएगा। लेकिन इसी पे अगर हम 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो स्थान जो होगा पृथ्वी, मतलब कि उद्गम केंद्र से सीधे जब जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर जो एकदम निकटतम स्थान होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। और अधिकेंद्र के बाहर क्या होता है कि कंपन जो होती हैं बाहर की ओर तरंगों के माध्यम से गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र के जो सबसे निकटतम भाग होगा वो सर्वाधिक हानि होगी। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण बता देता हूँ कि मान लीजिए दिल्ली में भूकंप आया, दिल्ली में वैसे तो बहुत कम, मान लीजिए दिल्ली में लेकिन आ गया भूकंप, तो उसका उद्गम कहाँ से होगा, उद्गम कहीं दिल्ली के नीचे होगा, और उसका अधिकेंद्र कहाँ होगा, मान लीजिए अधिकेंद्र किसी नई दिल्ली में आया, नई दिल्ली में
सेक्टर 17 में मान लीजिए आ गया, तो उसको हम अधिकेंद्र सेक्टर 17 को मानेंगे। तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ होगी? सेक्टर 17 में होगी। और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे हानि इसकी कम होती जाती है, भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। ये है भूकंप के बारे में, यही दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और इसमें बताई गई थी कि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक पी वेव्स होती हैं जिसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, एस वेव्स होती हैं जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और एल वेव्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय तरंगे। तो ध्यान रखिएगा, पी वेव्स, पी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग, एल तरंग जिसे अनुप्रस्थ कहते हैं, सॉरी एस तरंग, और एल तरंग को पृष्ठीय तरंग। अगर प्रश्न इसमें थोड़ा सा टफ करना होगा तो प्रश्न क्या पूछ लेंगे? एक लेवल अब पूछ लेंगे कि जो भूकंप आते हैं उसमें 3 तरंग की होती हैं, पी, एस और एल। तो उसमें सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है? तो जो एस वेव्स होती हैं, जो एस वेव्स होती हैं जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, वो सबसे खतरनाक होती हैं और सबसे ज़्यादा हानि यही पहुंचाती हैं। उद्गम केंद्र देख लीजिए, ये लिखा गया है, उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर और इसके ठीक ऊपर अधिकेंद्र होता है। आगे देखते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भूकंप की भविष्यवाणी हम पूर्णतः तो एकदम निकटतम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पहले से तैयार हों तो हम इसका प्रभाव निश्चित रूप से कम कर सकते हैं और 1 आध घंटे पहले हम इसके बारे में जान सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ समान तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवर कुछ अलग व्यवहार करने लगेंगे, जानवर इधर उधर भागने लगेंगे, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, तालाब में मछलियाँ छटपटाने लगेंगी और सांपों का धरातल पे आना। सांप धरातल पे आ जाएंगे तो समझ लीजिए ये सब क्या है? भूकंप की संभावना को बताते हैं। आगे देखते हैं। आगे भुज का भूकंप एनसीईआरटी में दिया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 26 जनवरी 2001 को आया था। डेट पूछ सकते हैं। तीव्रता कितनी थी? 6.9 थी। तीव्रता कितनी थी? 6.9 थी। और इसमें 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। इसमें 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। भुज में विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। भुज कहाँ है? गुजरात में है। 6.9 इसका रिक्टर स्केल पे माप था और 971 छात्र और 31 शिक्षक की मौत हो गई थी। आगे देखते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो भूकंप का मापन हम कैसे करते हैं? एक यंत्र है, उसे भूकंप लेखी कहते हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता हम कैसे नापते हैं? रिक्टर स्केल से। ध्यान रखिए, 2 अलग अलग यंत्र हैं। भूकंप के बारे में हम जो देखते हैं, भूकंप आ सकता है या नहीं आ सकता, वो भूकंप लेखी है। भूकंप के बारे में जो ज़्यादा जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। लेकिन भूकंप कितना तेज था या कितना कम था, ये हम रिक्टर स्केल से नापते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है और कब हमें पता भी नहीं चलता। जिसकी तीव्रता 5 से अधिक होती है वह वस्तुओं से गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 से अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 या उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ध्यान रखिएगा। एक बार एनसीईआरटी में प्रश्न क्या बना था, सॉरी सीटेट में, कि रिक्टर स्केल पे भूकंप का पैमाना जो इसमें से कितना होता है, इतने में से कौन सा अधिक है कि जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगा। तो उसमें दिया गया था 2 से कम, 3 से कम, 4 से कम या 5 से कम। तो उसमें 5 से अधिक, 3 से अधिक, 4 से अधिक या 5 से अधिक। तो उसमें 5 से अधिक जो रिक्टर स्केल का होता है उसमें विनाश सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे ही इसमें पूछा गया था। आगे देखते हैं। आगे एक गोखुर झील होती है, चाप झील, आर्क लेक जिसको कहते हैं, उसको बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे हो रहा है तो एक समय बाद क्या होता है कि पानी यहाँ से ऐसे काट दिया जाता है, मतलब नदी बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ काट देती है तो अलग हो जाता है, यही आर्क झील बन जाता है। देख लेते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार मतलब कि ऐसे ऐसे सर्पाकार बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों का विसर्प कहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू होता है। और विसर्पों के किनारे पर क्या होता है? लगातार निक्षेपण और अपर्दन शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और जो विसर्प लूप है उसके जो सिरे हैं दोनों, एक ये और ये एक दूसरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और समय के साथ नदी से विसर्प लूप कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? चाप झील या फिर आर्क झील कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चाप झील या आर्क झील या फिर इसे ताड़न झील भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ताड़न झील भी इसे कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया गया था, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है।
प्रश्न बनता है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला में है, और ये इसका नाम क्या है, एंजल जलप्रपात। कुछ और प्रमुख जलप्रपात हैं जैसे कि कनाडा में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात। भारत में बहुत ज़्यादा है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जोग जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है और जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। आगे देखते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको हम वितरिका कहते हैं। तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि नदी अनेक भागों में बढ़ जाती है, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे, यही इसे ही हम क्या कहते हैं, नदी कई भागों में बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करती है और ये नदी का मुहाना जो होता है, यहाँ नदी बहुत ज़्यादा धीमी होती है इसलिए निक्षेपण करना शुरू कर देती है, इसलिए यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, यही इसमें बताया गया है, यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ वितरिका स्टार्ट हो गया और यहाँ निक्षेपण हुआ, ये क्या है, डेल्टा का निर्माण कर दिया। आगे देखते हैं। आगे है समुद्री तरंग के कार्य। आगे क्या है, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। तो समुद्री तरंग के जो अपर्दन और निक्षेपण है वो क्या बनाते हैं, तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, इनको समुद्र गुफा कहते हैं। फिगर देखिए, समुद्री गुफा ये क्या होता है, यहाँ से तरंगें लगातार आती रहती हैं और यहाँ ऐसे क्या है, दरार बना देंगी। दरार जब बड़ी होती जाती है तो एक गुफा की तरह बन जाता है जिसका एक ही सिरा खुला होता है। ध्यान रखिएगा, इसका एक ही सिरा खुला होता है और दूसरे साइड पूरी पत्थर पूरा रहता है, इसे ही समुद्री गुफा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि तटीय मेहराब बनता है। तटीय मेहराब क्या होता है कि दोनों तरफ ही गड्ढा हो जाता है, दोनों तरफ ही रास्ता बन जाता है, केवल छत ही बचती है, इसे तटीय मेहराब कहा जाता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। उसके बाद केवल दीवारें ही बचती हैं, ऐसे ही केवल एक पत्थर का एक ग्रुप ही बचता है, इसे क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं और समुद्री जल के ऊपर जो लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तट होते हैं उन्हें समुद्री भृगु कहा जाता है। आगे, समुद्र तरंगों किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्र पुलीन का निर्माण करते हैं। तो जो बीच होते हैं, जो समुद्र तरंगें होती हैं जो किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, उसे ही पुलीन या बीच कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।